हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। इससे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ सेशन किया था हमने, जिसमें इसके नॉर्थ इंडिया के अभियानों के बारे में चर्चा की थी। आज हम करने वाले हैं इसके साउथ के अभियान। तो स्टार्ट करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी को। एक बार फटाफट से देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी को हमने शुरू किया हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात की जाए तो हमने लास्ट सेशन में इससे किया था गुजरात विजय। गुजरात विजय कब होती है? 1296 के अंदर होती है। गुजरात के जो शासक है वो कौन है? गुजरात के शासक है कर्णदेव। हमने इसके बारे में पढ़ा। यहीं पर जब गुजरात विजय पर गुजरात अभियान चलाया जा रहा था तो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम क्या है? मलिक काफूर। और वही मलिक काफूर आगे चलकर क्या करेगा? दक्षिण भारत के अभियानों को चलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जैसलमेर विजय। जैसलमेर विजय के बारे में हमने पढ़ा। जैसलमेर अभियान कब चला था? 1299 के अंदर चला था। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने क्वेश्चन देखा रणथंबोर विजय देखी हमने। रणथंबोर अभियान हमने देखा जो 1300 जुलाई के अंदर क्या किया गया था? कंप्लीट किया गया था। यहाँ के जो शासक थे वो थे हमीर देव। जो रणथंबोर अभियान था ये क्यों चला? इसके पीछे चलने का रीजन क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी की धर्मपत्नी थी कौन? चिमना बेगम। और एक सेनापति था उसका मोहम्मद शाह मंगोली। ये दोनों चले जाते हैं किसकी शरण में? हमीर देव के पास चले जाते हैं। तो फिर इन दोनों को वापस लेके आने के लिए क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? अभियान चलाता है। और इस अभियान के अंदर हमीर देव क्या हो जाता है? मारा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय। हमने चित्तौड़ अभियान पढ़ा। कब चला? 1303 के अंदर चला। अब बात की जाए चित्तौड़ अभियान के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? चित्तौड़ अभियान की हमें जानकारी मिलती है जी कहां से? पद्मावती से। पद्मावती एक बुक लिखी गई थी, एक ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा ये लिखा गया था। कब लिखा गया? यहाँ पर इसको हम दोबारा से अंडरलाइन कर लेते हैं कि इस अभियान की हमें जानकारी कहाँ से मिली? इस अभियान की हमें जानकारी कहाँ से मिली जी? इस अभियान की हमें जानकारी मिली थी पद्मावती से। पद्मावत एक ग्रंथ था जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया था जी मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा क्या किया गया था? ये लिखा गया था जी कौन सा लिखा गया था? पद्मावत लिखा गया जी। कब लिखा गया? बात करें हम, ये ग्रंथ था जो कब लिखा गया था जी? ये लिखा गया था 1540 के अंदर। कब लिखा गया? 1540 के अंदर। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा। किसके दरबार का में राजकवि था? तो ये था शेर शाह के दरबार में क्या था? राजकवि था जी। वहाँ का क्या था? ये एक कवि था, राइटर था शेरशाह सूरी के दरबार में। शेरशाह सूरी कौन था? सूरी वंश का क्या था? संस्थापक था। जैसे ही यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय पा लेता है तो यहाँ पे क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? चित्तौड़ का नाम चेंज कर देता है और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या रखता है? इसका नाम रखता है जी खिजराबाद। क्या नाम रखता है? इसका नाम रखता है जी खिजराबाद। तो खिजराबाद क्या किया गया? इसका नाम लिखा गया। किसका? चित्तौड़गढ़ का। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा मालवा विजय। मालवा विजय का जो शासक था वो कौन था जी? वो था महलक देव। कौन था? महलक देव कौन था? यहाँ का शासक था मालवा का। जो अभियान चलता है कब? 1305 के अंदर। और महलक देव को क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे पराजित किया जाता है जी। उसके बाद एक अभियान और चलता है मालवा अभियान। तो कब चला? 1305 में चला जी। फिर एक अभियान चलता है कौन सा? सिवाना का अभियान।
कौन सा अभियान है जी? सिवाना का अभियान है, जो कब चलता है? ये चलता है जी 1308 के अंदर। कब चला? 1308 के अंदर यहाँ पे क्या चला था? सिवाना अभियान चला था। यहाँ का शासक कौन था जी? यहाँ का शासक था शीतल देव। कौन था शासक? शीतल देव क्या था? यहाँ का एक शासक था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जालोर, जालोर अभियान चलता है जी। जालोर का शासक कौन था? कान्हा देव क्या थे? जालोर के शासक थे। ये कब चलता है? 1304 के अंदर। कब चला? 1304 के अंदर जालोर पर अधिकार कर लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किसको पराजित करके? कान्हा देव को क्या करके? पराजित करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण विजय। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन दक्षिण भारत में सिर्फ 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी। कौन कौन? अगर बात करें, अब दक्षिण अभियान चलेंगे और दक्षिण अभियानों की अगर बात की जाए, इनका जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा जी मलिक काफूर। कौन नेतृत्व करेगा? मलिक काफूर यहां में नेतृत्व करेगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को कैसे मिला? ये मिला था जी गुजरात अभियान पर। कैसे मिला था? गुजरात अभियान पर मिला था जी। गुजरात अभियान कब चला? 1296। इसको क्या किया गया? व्यापारियों से खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया? 1000 दिनार में जी। कितने रुपए में खरीदा गया? 1000 दिनार के अंदर क्या किया गया? इनको खरीदा गया था जी। 1000 दिनार में किसको खरीदा गया? मलिक काफूर को खरीदा गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको हजारी दिनार भी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है? हजारी दिनार भी कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? हजारी दिनार भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। अब देखेंगे हम, जो दक्षिण विजय चलेगी, दक्षिण अभियान चलेंगे, वो दक्षिण अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर करेगा। अब ये अभियान कब कब चलते हैं, इन पे हम क्या करेंगे? जानकारी लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन देख लेते हैं कौन कौन यहाँ के क्या थे, फेमस शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन दक्षिण भारत में सिर्फ 3 महत्वपूर्ण क्या थी? शक्तियां थी। कौन कौन सी बात की जाए? देवगिरी के यादव। कौन थे? देवगिरी के यादव। दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। जो अलाउद्दीन द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य के पीछे धन की चाह एवं विजय की क्या थी? लालसा थी। वह इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। दक्षिण भारत पे विजय क्यों प्राप्त करना चाहता था? दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का कोई मोटिव नहीं था कि तुझे दक्षिण भारत में भी शासन चलाना है, शासन करना है। अलाउद्दीन खिलजी का सिर्फ एक ही मोटिव था कि कैसे भी करके दक्षिण भारत के जो राजा है मेरे अधीन में, अगर वो आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वहां से टैक्स भेजेंगे, कर भेजेंगे, जिससे मेरे पास क्या आएगा? धन आएगा, पैसा आएगा। ये सोचकर अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता है? ये चाहता है दक्षिण विजय करना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय, दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय किसको दिया जाता है जी? ये दिया जाता है मलिक काफूर को। किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को दिया जाता है जी। बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में द्वितीय ने दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 के अंदर, कब? सर्वप्रथम 1303 के अंदर तेलंगाना पर आक्रमण किया गया। कब किया गया जी? तेलंगाना पर आक्रमण कब किया गया? सबसे पहले 1303 के अंदर किया गया। तेलंगाना का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय था जी। कौन था शासक की अगर बात की जाए? प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजा था। क्या किया? जो
तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। इसने क्या करवाया, अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसके मूर्ति के गले के अंदर क्या डलवाई, एक सोने की जंजीर डलवाई। क्या किया, सोने की जंजीर डलवाई और उसको भेज दिया किसके पास, मलिक काफूर के पास। किस संदेश के रूप में, कि मैं आपके सामने क्या करता हूं, आत्मसमर्पण करता हूं। क्या करता हूं जी, आत्मसमर्पण करता हूं। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, बात करें हम संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा क्या किया था जी, भेंट किया था। क्या किया था जी, संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा क्या किया गया, भेंट किया था जी। किसको, मलिक काफूर को। फिर मलिक काफूर क्या करता है, इस कोहिनूर हीरो को ले जाकर कहां पे दे देता है, किसको दे देता है, ये सौंप देता है जी अलाउद्दीन खिलजी को। अब मैं आपको यहां से एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। बात करें हम यहां पे कोहिनूर हीरा की, किसकी बात करें जी हम, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव के पास कैसे आया। छोटी सी बात यहां पे हम देखेंगे कि कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव के पास कैसे आया और आज वर्तमान के अंदर कोहिनूर हीरा कहां पर है। अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए, अगर कोहिनूर हीरा के बारे में जानना है, तो कल शाम 5 बजे, क्या कल शाम को 5 बजे यानी कि 5 मार्च शाम को कितने बजे, 5 बजे क्या करेंगे हम, लाइव आएंगे जी, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी किसकी, कोहिनूर हीरे की। किसकी जानकारी दी जाएगी जी, कोहिनूर हीरे की दी जाएगी। कब, कल शाम को 5 बजे। बात आती है जी कहां पे मिलेगी, ये जानकारी हमें कहां पे मिलेगी, हम लाइव कहां पे आएंगे, ये भी सस्पेंस होगा बहुत सारे बच्चों को। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन क्या है, अपना एक टेलीग्राम चैनल है जी। क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है, नाम क्या है, जीके विद जितेंद्र सर। क्या नाम होगा, जीके विद जितेंद्र सर, इस टेलीग्राम का चैनल का नाम होगा। इस पे आपको शाम 5 बजे क्या मिल जाएगा, उस लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा। ये क्लास शायद फेसबुक पे भी हो सकती है और यूट्यूब पे भी हो सकती है, कोशिश करेंगे दोनों जगह हो। तो इसका लिंक आपको कहां पे मिलेगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके विद जितेंद्र सर, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा जी। तो यहां तक सब क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोहिनूर हीरे के बारे में कल चर्चा करेंगे, तो देखना न भूलें और लिंक कहां से कॉपी करें, जीके विद जितेंद्र सर के टेलीग्राम चैनल से। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बड़ा ही फेमस जगह आती जी देवगिरी। किसकी बात करेंगे अब हम, यहां पे देवगिरी की बात करेंगे जी। देवगिरी का ही नाम चेंज हुआ था क्या, दौलताबाद जी। क्या नाम चेंज हुआ था देवगिरी का ही, देवगिरी का ही नाम बना था क्या, दौलताबाद। किसने किया था, मोहम्मद बिन ने तुगलक ने। किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब देख लेते हैं जी देवगिरी, देवगिरी अभियानों की बात करेंगे। देवगिरी का शासक कौन था, फटाफट से बता दीजिए। देवगिरी का शासक था जी रामचंद्र। कौन था देवगिरी का शासक, देवगिरी का शासक था जी रामचंद्र। तो अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले अभियान कब चला देवगिरी पर, 1296 के अंदर चला जी। किसने चलाया था, ये चलाया था जी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने ये अभियान चलाया था,
ये अभियान चलाया था जी अलाउद्दीन खिलजी ने। बात ये आती है, क्वेश्चन ये लगता है, जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी पर 1296 के अंदर अभियान चलाया गया तो उस टाइम पे भारत का शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो कौन था? वो था जी जलालुद्दीन खिलजी। जो पहला अभियान चलाता है कौन चलाता है? अलाउद्दीन खिलजी चलाता है। इस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था वो कौन था? वो था जलालुद्दीन खिलजी। और अभियान किसने चलाया 1296 में? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस टाइम पे देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक था जी रामचंद्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1303 के अंदर एक बार फिर अभियान चलाएगा और अब अभियान 1303 के अंदर जो देवगिरी पे चला, अब ये अभियान किसने चलाया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ये अभियान किसने चलाया। और हमने आज के सेशन शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण भारत के अभियान होंगे उनको लीड कौन करेगा? उनको लीड करेगा जी मलिक काफूर। तो अब जाहिर सी बात है कि 1303 के अंदर अब जो अभियान चलेगा दक्षिण भारत में देवगिरी पर, उसका जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा जी मलिक काफूर। अब बात यहां पे ये की जाती है, क्वेश्चन यहां पे ये बन जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर देवगिरी पे अभियान चलाया था और यहाँ का जो शासक रामचंद्र था उसने संविधानता स्वीकार कर ली थी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। और देवगिरी का शासक रामचंद्र टाइम टू टाइम क्या भेजता है? टैक्स भेजता है किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी का भी मोटिव क्या था? दक्षिण भारत से सिर्फ और सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना, ये इसका मोटिव था। तो अब ये अभियान क्यों चला? बात करते हैं, एक बार फ्लैशबैक में जाइए। हमने एक अभियान किया था लास्ट सेशन के अंदर, अभियान का नाम क्या था? गुजरात अभियान। कौन सा अभियान था? गुजरात अभियान था। जो कब चला था जी? ये चला था 1296 के अंदर। गुजरात का एक शासक था जी, कौन था? गुजरात का एक शासक था। शासक कौन? कर्णदेव। कौन शासक जी? कर्णदेव था। कर्णदेव की एक धर्मपत्नी थी, कौन थी? कमला देवी थी जी। कौन थी? कमला देवी थी जी। और इन दोनों की एक पुत्री थी जी, नाम क्या है उसका? नाम है देवल देवी। क्या नाम है उसका? देवल देवी। तो हुआ क्या, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ बढ़ा तो जो कर्णदेव था वो अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर भाग जाता है। कहां पे? रामचंद्र के यहाँ पे देवगिरी में जाके शरण ले लेता है, लेकिन कमला देवी को वहीं पे छोड़ देता है। कमला देवी को ये अपने साथ नहीं लेके आता। अब कमला देवी को ये अपने साथ नहीं लेके आता तो अब यहां पे समस्या क्या होती है? साथ नहीं लेके आया जी, तो साथ नहीं लेके आया, यहां पे पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी और क्या कर लेता है? कमला देवी से शादी कर लेता है जी। क्या कर लेता है? कमला देवी से शादी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कमला देवी कौन थी? कर्ण देवी की पुत्री थी, ओ सॉरी पत्नी थी। उसकी पुत्री कौन थी? देवल देवी। लेकिन ये दोनों, उसने तो शादी कर ली, कर्णदेव और देवल देवी कहां पे हैं? रामचंद्र के यहां पे है। तो अब कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि आपका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जी खिज्जर खां। ये वही खिज्जर खां है जिसके नाम पर क्या बना था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद पड़ा था। क्या पड़ा था? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद पड़ा था। ठीक है जी, खिज्जर खां था। आगे बोलो, आगे क्या हुआ? अब कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि जो आपका पुत्र खिज्जर खां है, मैं इसकी शादी करवाना चाहती हूं जी। क्या? मैं इसकी शादी करवाना चाहती हूं जी। लेकिन किससे करवाना चाहती है? अलाउद्दीन खिलजी से पूछा, बता बैरन किससे शादी करवाना चाहती है?
तो ये कमला देवी बोलती है मैं मेरी पुत्री देवल देवी से क्या करवाना चाहती हूँ जी, शादी करवाना चाहती हूँ। किससे? खिज्जर खां की शादी किससे करवाना चाहती है कमला देवी? अपनी पुत्री देवल देवी से। तो अब ये योजना बनाई, कमला देवी ने शादी करवाने की सोची, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है जी चलो कोई बात ना है, शादी करवा देते हैं। अब यहां पे देख लीजिए संबंध कैसे बने जी। अगर बात करें बाप की तो बाप ने मां से शादी कर ली, बात करें हम पुत्र की तो पुत्र ने किससे शादी कर ली? पुत्री से शादी कर ली। तो मां बेटी से शादी किसने कर ली? पुत्र ने और बाप ने कर ली। अब यहां पे इन दोनों की हो गई जी शादी। तो अब जो तीसरा अभियान चला था वो चलने का कारण क्या था? एक मुख्य कारण तो ये रहा कि कमला देवी ने कहा मैं क्या करना चाहती हूँ, दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। उसके बाद इसका जो दूसरा कारण रहा वो कारण क्या रहा कि जो रामचंद्र था यहाँ का शासक, इसने कर्ण देव को क्या दी थी? शरण दी थी। तो दूसरा कारण था ये। अब बात की जाए 1307 की जी, किसकी बात की जाए? 1307 की बात की जाए जी। तो 1307 के अंदर अभियान क्यों चला? सोचने की बात है। 1370 के अंदर, 1307 के अंदर क्यों चला? तो बात करें हम किसकी? रामचंद्र की जी। किसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं? रामचंद्र की बात कहते हैं जी। रामचंद्र सोचता है भाई बस अब बहुत हो गया, अब मैं अलाउद्दीन खिलजी को और टैक्स पे करने वाला नहीं हूं। सारी जो संधि की शर्तें थी वो क्या की? रामचंद्र ने अब तोड़ दी जी। कब तोड़ी? 1307 के अंदर। अब जैसे ही रामचंद्र ने सारी शर्तें तोड़ी तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति कौन है? मलिक काफूर। ये क्या करता है? 1307 के अंदर दोबारा से अभियान चलाता है। किसके ऊपर चलाता है जी? ये चलाता है देवगिरी पर। और रामचंद्र को एक बार फिर से यहां पे क्या करना पड़ता है? हार का सामना करना पड़ता है। और ये संधि कर लेता है किससे? मलिक काफूर से। अब दोबारा से इसने क्या किया? टैक्स देना स्टार्ट किया जी। फिर उसके बाद फिर बात करें हम देवगिरी की। देवगिरी पे फिर से एक बार अभियान चलेगा जी। कब अभियान चलेगा? ये अभियान चलता है जी 1303 के अंदर। देख लीजिए एक बार फिर से अभियान चलेगा। कब? 1303 के अंदर अभियान चलेगा जी। अब बात की जाए 1303 में क्यों चला जी? इससे पहले 3 अभियान चल गए, तो अब चौथे अभियान की जरूरत क्या है? तो मैं कहूंगा जी जरूरत थी। जरूरत है तो अभियान चला है, नहीं तो क्यों अभियान चलता? चलो जी ठीक है, बता दो क्या जरूरत थी। तो जरूरत क्या थी कि रामचंद्र की तो हो गई जी मृत्यु, रामचंद्र की डेथ हो जाती है। और रामचंद्र का एक पुत्र है कौन? शंकरदेव। नाम क्या है जी? नाम है शंकरदेव। तो ध्यान दे लीजिए क्या नाम है? शंकरदेव इसका नाम है। किसका पुत्र है? रामचंद्र का, जो अगला शासक बनता है देवगिरी का। तो क्या हुआ? शंकरदेव शासक बना है, जवानी पैरा, नया नया खून है। तो अलाउद्दीन खिलजी को बोल देता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी देख, दिन हो गए बहुत, अब मैं टैक्स पे करने वाला नहीं हूं। मेरे बापू ने बहुत टैक्स पे कर लिया, अब मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। तुझ में जो बनता है तू कर ले, मैं यही हूं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा मलिक काफूर को, भाई संभाल क्या चल रहा है देवगिरी के अंदर। तो अब मलिक काफूर अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है जी कहां पे? देवगिरी में, शंकरदेव के पास। और शंकरदेव को यहां पे क्या करता है? ये पराजित करता है। कौन? मलिक काफूर। और फिर शंकरदेव को क्या करनी पड़ती है? संधि करनी पड़ जाती है जी। क्या करनी पड़ती है? दोबारा से संधि करनी पड़ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाई देख, हमारा काम है टैक्स लेने का, या तो तू दे, अब तू देगा, तेरे से पहले तेरा बापू देता था क्योंकि वो जीवित था, तेरा बापू नहीं रहा, तो तू दे, इसको अब क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो देवगिरी के 4 अभियान चले जी। पहला अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं चलाया था, लेकिन उस टाइम पे जो दिल्ली का सुल्तान था वो था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद 1296 में शासक बनता है। 1296 में ही गुजरात अभियान चलाता है।
वहां से किसको लेता है? मलिक काफूर को लेता है, जिसको कमान देगा किसकी? दक्षिण भारत के अभियानों की। तो देवगिरी पे 3 अभियान चल जाते हैं। 1303 में चलता है, 1307 में चलता है और 1313 में चलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जी देवगिरी पर कितने अभियान चलाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो जी 4 अभियान चलवाए गए थे। पहला 1296 में खुद ने चलाया था, उसके बाद 1303, 1307 और 1313 ये किसने चलाए थे? ये चलाए थे जी मलिक काफूर ने। तो कितने अभियान हुए टोटल देवगिरी पे? 4 अभियान हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, दक्षिण भारत का अगला अभियान कहां पे चलता है? हाँ जी, देख लीजिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको देख लेते हैं जी। क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना अभियान कहां पे पड़ता है जी? साउथ के अंदर पड़ता है। अब देखते हैं हम, तेलंगाना में कांकेतिय वंश के राजा कौन थे? कांकेतिय वंश के राजा राज करते थे जी। तत्कालीन तेलंगाना का शासक, अगर बात की जाए तत्कालीन तेलंगाना का शासक कहां पे था, तो जो तेलंगाना का शासक था वो कौन था? वो था जी प्रताप रुद्र देव। कौन था? प्रताप रुद्र देव क्या था? तेलंगाना का शासक था जी। क्वेश्चन आता है तेलंगाना की राजधानी क्या थी जी? शासक तो हो गया प्रताप रुद्र देव, तो फटाफट से बता दीजिए तेलंगाना की राजधानी क्या थी? तेलंगाना की राजधानी थी जी वारंगल। क्या थी? तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। अब वारंगल की बात कर लेते हैं। तो नवंबर 1309 के अंदर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, नवंबर 1309 के अंदर मलिक काफूर, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? मलिक काफूर तेलंगाना के लिए क्या होता है? रवाना होता है जी। कब निकल पड़ा मलिक काफूर? मलिक काफूर निकल पड़ा जी 1309 के अंदर। कहां के लिए? ये निकल पड़ा जी तेलंगाना के लिए। तो तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। रास्ते में रामचंद्र देव ने काफूर की सहायता की थी। 1307 में मलिक काफूर से पराजित हुआ रामचंद्र, तो अब क्या करेगा? संधि की शर्तों के अनुसार क्या करनी पड़ेगी इसको? मलिक काफूर की सहायता करनी पड़ेगी। तो रास्ते में जो रामचंद्र था देवगिरी का शासक, ये क्या करता है? मलिक काफूर की सहायता करता है जी। काफूर ने हीरों की खानों के जिले आसिरगढ़ मेरगढ़ के मार्ग से तेलंगाना में प्रवेश किया जी। क्वेश्चन आता है मलिक काफूर ने तेलंगाना में प्रवेश कहां से किया? हीरों की खानों से। कहां से? असीरगढ़ मेहरगढ़ के मार्ग से तेलंगाना में क्या करता है? ये प्रवेश करता है। उसके बाद बात करें जी 1310 के अंदर, 1310 में काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा जी। 1310 में कहां पे पहुंच गया जी? ये वारंगल पहुंच गया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, क्या क्वेश्चन आया? प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर। प्रताप रुद्रदेव को अब डर लगने लगा जी, किससे? मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी से, कि ये तुझे नहीं छोड़ने वाला जी, ये तुझे मार ही डालेंगे। तो क्या किया इसने? प्रताप रुद्रदेव ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को बनवाकर क्या किया? गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेज दिया, ताकि काफूर समझ जाए कि भाई जो यहाँ का प्रताप रुद्रदेव शासक है उसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, उसने हार मान ली। उसके पास भेजा। साथ में क्या भेजा? अब एक मूर्ति का तो काफूर क्या करेगा? इसका मतलब ही क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का टारगेट क्या है? ज्यादा से ज्यादा धन लेना दक्षिण भारत से। अब एक मूर्ति में अलाउद्दीन का काम चलने वाला नहीं, एक मूर्ति से अलाउद्दीन खुश नहीं होगा। तो क्या होगा जी? जो प्रताप रुद्र है वो क्या करता है? साथ में 100 हाथी जी, क्या 100 तो हाथी देता है, और क्या करता है? 700 घोड़े और अपार धन राशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन खिलजी की क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। और साथ में विश्व प्रसिद्ध एक हीरा है, कौन सा? कोहिनूर हीरा। कौन सा हीरा है जी? कोहिनूर हीरा है जी।
तो कोहिनूर हीरा के साथ क्या करता है, मलिक काफूर को सौंप देता है कौन, प्रताप रुद्रदेव। और इसे कोहिनूर हीरे को जो मलिक काफूर है जाके किसको सौंप देता है, अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है जी। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। और साथ में अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि देता है मलिक काफूर, कौन सी, सिकंदर ए सानी की। कौन सी उपाधि देता है जी, उपाधि देता है सिकंदर ए सानी की। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि मिली हुई है, कौन सी, सिकंदर ए आजम। और अब साथ में क्या देता है, सिकंदर ए सानी की क्या दे देता है, उपाधि दे देता है। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। कौन देता है सिकंदर ए सानी की उपाधि, मलिक काफूर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मृत्यु। अब अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियान पूरे हो चुके हैं जी। अब सारे के सारे अभियान पूरे हुए तो अब अलाउद्दीन खिलजी 1316 में क्या हो जाता है जी, भगवान को प्यारा हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जी इसकी मृत्यु कैसे हुई। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत किया और 2 जनवरी 1316 को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई जी। 2 जनवरी 1316 को क्या हो जाती है जी, इसकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा का रोग, क्या, एक त्वचा का रोग कोढ़ हो गया था जी। कोढ़ आपने सुना होगा, बड़ी भयानक बीमारी होती है, आपने देखा होगा बहुत बार किसी को कोढ़ लगे हुए। जिस व्यक्ति को कोढ़ लग जाती है ना, उस व्यक्ति के आसपास भी कोई नहीं आता जी, बड़े उससे लोग नफरत करते हैं। तो कहा जाता है कि जो इसको कोढ़ भी लग गई थी जी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। अंत में उसके वफादार मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के कहने पर ही उसको मुक्ति प्रदान कर दी थी जी। इतिहासकार कुछ ये भी मानते हैं कि क्या हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी को त्वचा का रोग हो गया था, जिससे अलाउद्दीन खिलजी क्या था, बड़ा ही परेशान था। और फिर अपने ही मुख्य सेनापति मलिक काफूर को कहा कि भाई तू मुझे राम के पास पहुंचा दे, तू मुझे अल्लाह के पास पहुंचा दे। तो क्या किया फिर मलिक काफूर ने, इसकी हत्या कर दी थी जी। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है जी अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पे है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है जी, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ पे है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है जी दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे, जो कुतुब मीनार है जी, क्या है, जो कुतुब मीनार है जिसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जी। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जी। कब शुरू करवाया था, 1192 में शुरू करवाया था जी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य। लेकिन उसको क्या नहीं कर चुका, ये पूरा नहीं करवा सका जी। रास्ते में ही क्या हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो जाती है। फिर कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा करवाया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य जी। किस पे बात करेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों पे बात करते हैं जी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस का निर्माण करवाया था जी। बात की जाए अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों का क्या था जी, संरक्षण प्राप्त था। इसकी बात करें, इसने किस किस का निर्माण करवाया, तो इसने करवाया जी अलाई दरवाजे का। क्या करवाया था, अलाई दरवाजे का क्या करवाया, इसने निर्माण करवाया जी। उसके बाद अथवा कुसे ए शिकार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ
क्या था, नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किले, क्या किया इसने, अलाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया, सीरी के किले का इसने निर्माण कराया, हजार खंबा महल का इसने निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेता था। जो टैक्स लेता था जमीन का वो कितना लेता था, आधा लेता था। 50% क्या लेता था, टैक्स लेता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी मर चुका है जी, अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अलाउद्दीन खिलजी गया बेचारा। अब जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है, हर सेशन के बाद हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन देखेंगे जी। 10 क्वेश्चनों का हमारा अब टारगेट शुरू करेंगे। अब 10 क्वेश्चन और देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए, बता दीजिए फटाफट से। पहला ही क्वेश्चन बता दीजिए जी, किस किस को आता है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या है जी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर खोज की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता है जो, हड़प्पा सभ्यता ये नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसके नामों को लेकर, इसका एक नाम मिलता है हमें, क्या, सिंधु घाटी सभ्यता जी। क्या नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता जी, इसका पहला नाम। दूसरे नाम की बात करें हम, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद एक नाम आता है जी इसका, सरस्वती सभ्यता। क्या आता है, सरस्वती सभ्यता। उसके बाद एक नाम आता है जिसका कांस्ययुगीन सभ्यता। क्या नाम आता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। उसके बाद एक नाम आता है जिसका प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या नाम है, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो 5 नाम जी किसके, सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। अब बात आती है जी, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन यहां से एक ये भी बनता है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा। तो बात करते हैं जी कहां से, कहानी कहां से स्टार्ट हुई जी। कहानी स्टार्ट होती है जी दयाराम साहनी से। किससे होती है, दयाराम साहनी से स्टार्ट होती है जी। दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर एक सथल की खोज की थी। सथल कौन सा था, हड़प्पा। हड़प्पा सथल की खोज की कब, 1921 के अंदर। किसने, दयाराम साहनी ने। यह हड़प्पा स्थल कहां पे पड़ता है जी, हड़प्पा स्थल पड़ता है जी पाकिस्तान के अंदर। कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। माट गोमरी जिले के अंदर यह पड़ता है। और एक नदी है यहां से बहने वाली, कौन सी, रावी नदी। रावी नदी के किनारे क्या पड़ता है, ये सथल पड़ता है जी। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा,
हड़प्पा सभ्यता स्थल पड़ता है जी। कहाँ पे पड़ता है? माटगोमरी जिले के अंदर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे का पड़ता है, हड़प्पा स्थल पड़ता है, जिसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद बात आती है, स्थल और पूछा जाता है, राखल दास बैनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो राखल दास बैनर्जी ने 1922 के अंदर एक स्थल खोजा था। कौन सा स्थल खोजा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर क्या पाया जाता है? विशाल स्नानागार जी। क्या? विशाल स्नानागार कहाँ पे पाए जाते हैं जी? मोहनजोदड़ो के अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विशाल स्नानागार पाया गया कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बैनर्जी ने की। और कब की जी? ये की जी 1922 के अंदर। अब बात कर लेते हैं जी, ये 5 नाम, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता, ये नाम क्यों पड़े जी? इनके पीछे का रीजन क्या है? इनके पीछे का जो रीजन है, अब ये देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, बात करें हम 1950 की, किसकी बात करें हम? 1950 की। 1950 तक लगभग हमने 47 स्थलों की खोज की थी। कितने? 47 स्थलों की खोज की। और वो 47 के 47 स्थल कहाँ पे मिले जी? सिंधु नदी के किनारे मिले। अब सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा। उसके बाद दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि पहला स्थल खोजा गया कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद आता है सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि बात करें हम, अब तक लगभग 1400 स्थलों में से, क्या? लगभग 1400 स्थलों में से 1100 स्थल कहाँ पे मिले हमें? ये मिले जी सरस्वती नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सरस्वती सभ्यता पड़ा। उसके बाद आता है कांस्य युगीन सभ्यता। अब कांस्य युगीन सभ्यता की अगर बात की जाए तो बात करते हैं हम किसकी जी? कॉपर की। तो ये सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे? कॉपर का प्रयोग करते थे जी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता वाले। इस सभ्यता वाले लोग जो कांस्य का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे, इसलिए इसको क्या कहा? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा। उसके बाद आता है प्रथम नगरीय सभ्यता, क्योंकि इसके जो नगर थे, जो घर थे, जो मकान थे, वो सारे के सारे क्या थे? एक ही तर्ज पे बनाए गए थे जी, इसलिए इसको क्या कहा गया? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया। तो ध्यान में आ गया होगा, सबको पता चल गया कि इसके 5 नाम कैसे कैसे पढ़े। तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि यहाँ तक सब क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था, वो कौन था जी? तो आंसर तो आपको पहले ही यहां पे दिखाई दे रहा है। वह शासक कौन था जी? वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया जी? जैन धर्म अपनाया था जी। कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपना लिया था। हुआ क्या, अगर बात करें इसके पीछे का, जैन धर्म इसने क्यों अपनाया, तो जैन धर्म अपनाने के पीछे का इसका जो लॉजिक है, जो कारण है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके शासनकाल में क्या होता है जी? इसके शासनकाल में अकाल पड़ता है जी। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है जी। और अकाल भी कोई 6 महीने साल भर नहीं, पूरे 8 साल तक पड़ा जी। कितने साल तक? 8 साल तक पड़ा। अब चंद्रगुप्त परेशान हो गया जी कि मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसने क्या बुलाई? जैन धर्म वाले व्यक्तियों को बुलाया।
और उनसे पूछा कि भाई बताओ, मैं तो इतने अच्छे कार्य करता हूं फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी देखो बात है ये, अकाल पड़ने का जो रीजन है ना, जो कारण है, वो स्वयं आप हो। अब चंद्रगुप्त को लगा कि यार जी मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इनसे पूछा कि जी क्यों, ऐसा क्यों, मैं ही अकाल पड़ने का कार्य क्यों किया, अकाल मेरे कारण ही क्यों पड़ा, मैं तो देख लो कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रखे हैं मैंने तो लोगों के लिए, बहुत सारे काम करता हूं मैं तो उनके लिए। तो उन जैन धर्म वालों ने बताया कि जी महाराज देखो बात है ये, आपने काम अच्छे करते हो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने काम अच्छे किए हैं, लेकिन बात करें काम अच्छे तो अब किए हैं आपने, पहले देखो आपने कितने पाप कर रखे हैं। जब आपने अखंड भारत का निर्माण किया तो कितने लोगों की हत्या की थी आपने, वही पाप क्या आ गए, आपके सामने आ गए। और चंद्रगुप्त मौर्य को बोले कि महाराज अब आपके पापों का घड़ा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा परेशान हो गया जी, ये बात बात पे बोल रहे हैं कि मौर्य साहब आपके पाप का घड़ा बढ़ चुका है। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि जी चलो ठीक है, मेरा पाप का घड़ा भर गया, अब ये बता दो इसको खाली कैसे करूं। तो अब ये जैन धर्म वाले इसको समझाएंगे कि जी आप क्या करो, एक विधि का पालन करो जी। कौन सी? निर्जना विधि। क्या? निर्जना विधि का पालन करो आप। क्या होता है इसके अंदर, ना तो आपको खाना खाना है जी, ना आपको पानी पीना है, जब तक आप अपने प्राण ना त्याग दो, ना खाना खाओ ना पानी पियो। यही एक इलाज है जी चंद्रगुप्त मौर्य, निर्जना विधि। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो जो आपके पाप के घड़ा था ना वो खाली हो सकता है। ये बात कही किसने? जैन धर्म वालों ने। और चंद्रगुप्त मौर्य बोला जी चलो ठीक है, ये घड़ा तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे खाली ही करना पड़ेगा। और निर्जना विधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, 298 बीसी के अंदर क्या करता है जी, 298 बीसी के अंदर क्या करता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। बहुत सारी जगह पे यहाँ पे आपको 297 भी मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। 298 मिलता है तो भी ठीक है, अगर 297 मिल जाए तो भी क्या है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य है जो, ये था कौन, ये था जी मौर्य वंश का संस्थापक। कौन था? मौर्य वंश का ये संस्थापक था। स्थापना कब की थी जी इसने? स्थापना की थी जी 323 बीसी के अंदर। कब की थी जी? 323 बीसी के अंदर इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी जी। और मौर्य वंश कब तक चलता है? 185 बीसी तक चलता है। यही वो चंद्रगुप्त मौर्य शासक है जिसने भारत से क्या किया था, यूनानियों को बाहर निकाल दिया था जी। किसको? यूनानियों को बाहर निकाला था जी। कब? 305 बीसी के अंदर। तो यूनानियों को बाहर निकालने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरे नंबर का शासक होता है वो होता है बिंदुसार, और फिर बनता है कौन? अशोक। अब बिंदुसार को बिंदुसार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके शरीर पे क्या थे, हर जगह डॉट ही डॉट थे जी। क्या थे? डॉट ही डॉट थे जी। ये डॉट डॉट क्यों थे जी, अब इनकी बात की जाए। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक प्रधानमंत्री था जी, बड़ा ही फेमस है। नाम क्या है जी? नाम है चाणक्य। क्या नाम है इसका? चाणक्य इसका नाम है जी। ये प्रधानमंत्री है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बुक लिखी हुई है। बुक कौन सी लिखी हुई है? अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र बुक लिखी है, कहने को तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिकल होता है, लेकिन बात करें इसमें क्या घुसेड़ रखी है चाणक्य ने, सारी की सारी राजनीति ही इसमें क्या लिख रखी है, उजेड़ रखी है। इसके में क्या रखा है? उल्लेख कर रखा है। तो इसने क्या किया, जो चंद्रगुप्त मौर्य की धर्मपत्नी थी, नाम क्या था? दुर्धरा। किसकी पुत्री थी? धनानंद की पुत्री थी। उसके गर्भ से जन्म लेता है बिंदुसार। और अब यहां पे प्रधानमंत्री साहब को लगता है
कि कहीं पर मेरे होने वाले शासकों को, मौर्य वंश के अगले शासकों को कोई जहर दे के ना मार दे, इस प्रकार से उनके साथ कोई अनहोनी ना कर दे, इसलिए इसने क्या किया, दुर्धरा को एक कम मात्रा में क्या देना स्टार्ट कर दिया, जहर देना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो आने वाली उसका बच्चा जन्म लेगा उस पे जहर का भी क्या ना हो, उसके असर ना हो उसके। ये सोचकर उसने क्या किया, दुर्धरा को मीठा जहर देना स्टार्ट कर दिया। अब दुर्धरा को मीठा जहर तो दिया जा रहा है, तो वो किसको लग रहा है जी, बिंदुसार को, इसलिए बिंदुसार के शरीर पे क्या हो जाते हैं, डोट ही डोट हो जाते हैं। अब अगला शासक बनता है जी बिंदुसार, और इस टाइम पे चाणक्य जी रहे नहीं, चाणक्य जी जा चुके हैं। तो बात करें, चाणक्य ने एक बुक लिखी हुई है जी अर्थशास्त्र। ये किस लिए लिखी थी, ये इसलिए लिखी गई थी ताकि जो चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हों वो इस बुक को पढ़ें और अच्छे से क्या चलाएं, अपना शासन चलाएं। और इसी अर्थशास्त्र के अंदर दो बातें लिखी हुई हैं। दो बातें कौन सी, एक तो क्या, पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन होता है जी। हमारे पड़ोसी कौन है, चाइना है, हमारा पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान है, क्या है, दोनों हमारे दुश्मन है जी। दूसरी बात इस बुक में क्या लिखी हुई है, दूसरी बात इस बुक में ये लिखी हुई है जी कि जो औरत होती है ये क्या होती है, सिर्फ बच्चे पैदा करने की एक मशीन होती है जी। इतना बड़ा अर्थशास्त्री था, इतना बड़ा ज्ञानी था, उसने एक छोटी सी बात लिखी कि जो ये औरत होती है ये क्या होती है, बच्चे पैदा करने की एक मशीन होती है जी। ये वर्ड इसने यूज किया हुआ है किसने, चाणक्य ने जी। और चाणक्य ने ये शब्द यूज कर रखा है। ये बुक पढ़ ली किसने, बिंदुसार ने। और बिंदुसार ने इस बुक को पढ़कर क्या किया, शादी पे शादियां की और क्या किया, 100 बच्चों को जन्म दे दिया जी। क्या किया, 100 बच्चों को जन्म दे दिया जी, किसने, बिंदुसार ने। और फिर बात करें हम, बिंदुसार की जैसे ही मृत्यु होती है, अगला शासक कौन बनता है जी, अगला शासक बनता है अशोक। कौन बनता है अगला शासक, अगला शासक अशोक बनता है जी। अब अशोक क्या करता है, 273 बीसी के अंदर, 273 बीसी में क्या होती है, बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है जी। कब, 273 बीसी में। और 273 से लेकर 269 बीसी तक लगभग 4 साल तक गृह युद्ध चलता है। और अशोक अपने 99 भाइयों की क्या कर देता है जी, हत्या कर देता है। क्या करता है, अपने 99 भाइयों की हत्या कर देता है। और अशोक क्या बन जाता है, अगला शासक बन जाता है 269 बीसी में। और अशोक के टाइम पर ही अशोक क्या करता है, 261 में, 261 ईसा पूर्व में क्या करता है, एक अभियान चलाता है जी। कौन सा, कलिंग अभियान। कौन सा अभियान चलाता है जी, ये चलाता है एक अभियान। अभियान का नाम क्या है जी, कलिंग अभियान है जी। और इस कलिंग अभियान को कलिंग नरसंहार के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 1 लाख लोगों की क्या की गई थी जी, हत्या की गई थी। और 1.5 लाख लोगों को क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। उसके बाद अशोक के बाद एक बौद्ध भिक्षु आता है, नाम क्या है, उपगुप्त। क्या नाम है जी, उपगुप्त उसका नाम है। और उपगुप्त आके अशोक को समझाता है कि महाराज आपने जो कार्य किया है वो सरासरी गलत किया है। वो कार्य कौन सा है, वो है कलिंग नरसंहार। ये समझा दिया जी, चलो ठीक है, समझा दिया। तो अब यहां पे अशोक क्या करता है, कलिंग का नजारा अपनी आंखों से देखता है। और अशोक का क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अशोक अब क्या करेगा, युद्ध को छोड़ देता है और दम नीति को क्या कर लेता है, अपना लेता है। और अशोक की मृत्यु हो जाती है जी, कब, 231 बीसी के अंदर। कब मृत्यु होती है जी, 231 बीसी के अंदर क्या हो जाती है, अशोक की मृत्यु हो जाती है जी। चलो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ,
तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? तो जी आंसर क्या है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य ये लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर कौन विजित होता है? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजित हुआ जी? तराइन के प्रथम युद्ध में विजित हुआ था कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन अगले ही साल तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, कब? 1192 में। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। इस युद्ध में कौन पराजित होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित होता है तराइन के दूसरे युद्ध में और ये मारा जाता है। उसके बाद तीसरे युद्ध की अगर बात करें, तराइन का एक युद्ध और होता है 1215 के अंदर। किस किस के बीच होता है? यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा के बीच। तो इस युद्ध में कौन मारा जाता है जी? इस युद्ध में यल्दोज मारा जाता है। और यल्दोज और किसके बीच हुआ था? ये इल्तुतमिश के बीच हुआ था जी। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश के बीच हुआ था जी। तो इस युद्ध में मारा गया कौन? यल्दोज मारा गया और शासक कौन बन गया? विजित कौन हुआ? इल्तुतमिश। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया था। तो फटाफट से इसका कमेंट कर दीजिए। मैं चेक कर रहा हूं कि किस किसने कमेंट किया है। फटाफट से इसका कमेंट कर दो। हमारी वीडियो भी लंबी हो गई, सेशन भी हमारा लंबा हो गया, तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए। मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली बंगाल का सूबेदार बनाया गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। लेकिन 1713 में इसने अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया और एक नगर भी बसाया था। कौन सा? मुर्शिदाबाद नगर बसाया था जी। कौन सा बसाया? मुर्शिदाबाद एक नगर बसाया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। कब? 1713 के अंदर। और इस मुर्शिदाबाद को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था जी। क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। किसने? मुर्शिदाबाद ने। फिर इस बंगाल पर एक शासक आता है, नाम क्या है? सिराजुद्दौला। क्या नाम है उसका? सिराजुद्दौला नामक एक शासक आता है जिसके शासनकाल में एक युद्ध होता है। कौन सा? 1757 का प्लासी युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1757 का प्लासी युद्ध होता है। कब? 1757 में। किस किस के बीच हुआ? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यहां पे सिराजुद्दौला क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं और ये मारे जाते हैं। इनके साथ विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर और राय दुर्लभ ने किया था जी। किसने किया था? मीर जाफर और राय दुर्लभ ने क्या किया? विश्वासघात किया था जी। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और सिराजुद्दौला यहाँ पे मारे जाते हैं। और इतिहास का सबसे छोटा युद्ध, क्या? इतिहास का सबसे छोटा युद्ध, मात्र 1.5 घंटा चलने वाला युद्ध था जी। कौन सा? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है? विजित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कौन सा है? विधवा पुनर्विवाह कब बना? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब बना? तो ये बना था जी। कब? 1856 के अंदर। कब हुआ? 1856 के अंदर। और ये भी एक विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था 1856, और सती प्रथा का अंत कब था? 1829। ये दोनों भी क्या बनते हैं? 1857 की क्रांति का क्या बनते हैं? रीजन बनते हैं। जो 1857 की क्रांति हुई उसके भी कारण थे क्या? ये विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा का अंत 1856 और 1829। और फिर 1857 में क्या होती है? 1857 की क्रांति होती है। तो क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। पहली फांसी मंगल पांडे। आखिरी फांसी किसको? तात्या टोपे को। मंगल पांडे को कब हुई? 18 अप्रैल 1857। तात्या टोपे को कब हुई? 18 अप्रैल 1859 को।
और मंगल पांडे सॉरी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया जी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई जी? ये 1858 में अपनाई जी। 1858 में क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया जी। क्या आया? भारत शासन अधिनियम आता है 1858 में, और इस दिन से भारत में स्टार्ट हो जाता है क्या? क्राउन रूल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था जी? वो चला था 7 वर्षों तक। उसके बाद आर्य भारत में कहाँ से आए जी? मध्य एशिया से आए थे जी। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे और भारत में आकर सिंधु नदी के आसपास क्या गए थे? ये बस गए थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी जी? आर्यों की अवधि में जब आर्य आए। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? अब यहां से इस क्वेश्चन में छोटा सा एक एरर है। एरर क्या है वो भी क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो यहां पे गुप्त समाज की जगह अगर गुप्त वंश हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जी। क्वेश्चन पूछा गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शनों पे मत जाना, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। स्थापना की जी श्रीगुप्त ने। कब की थी? 240 में। 240 ईस्वी में गुप्त क्या होती है? गुप्त वंश की स्थापना होती है। और गुप्त वंश कब से कब तक चलता है जी? 240 से लेकर 580 ईस्वी तक चलता है जी। बात की जाए श्रीगुप्त के बाद एक शासक आता है घटोत्कच, जो 280 में शासक बनता है। और उसके बाद एक शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम आता है जी, जो शासक बनता है 319 में। और कब तक रहता है? 335 तक रहता है। और इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये गुप्त वंश का। क्या क्वेश्चन आता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद समुद्रगुप्त भी आता है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। उसके बाद 580 में क्या हो जाती है? गुप्त वंश का पतन हो जाता है। तो ये थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।